कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर कानपुर पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है। हिंसा की जांच और तेज कर दी गई है और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। सुबह से सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। इसी के साथ ही बुलडोजर भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। तो इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, साथ ही साथ बुलडोजर भी पहुंच गया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जांच तो अपनी दिशा में चल रही है। आरएएफ की टीम भी पहुंच गई है, पुलिस भी वहां पर तैनात है और अभी जो सबूत मिले हैं उन सबूतों में पहले से दिखाई पड़ रहा है कि ये पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल इकट्ठे किए गए थे, यानी साजिश थी। और वहाँ से जो इनपुट आ रहा है, जो कैपिटल टीवी की टीम भी वहाँ गई हुई है, वो लोग भी बता रहे हैं कि जो मोहल्ला मुसलमानों का है उसके बीच में जो हिंदू मोहल्ला है, कुछ घर हैं, उन लोगों को कितना डराया गया, दहशत में है वो लोग। वो लोगों का कहना है कि वहाँ पर बम लिए हुए लोग आ रहे थे, सरिया से हमला कर रहे थे, पत्थर से हमला कर रहे थे। और वहाँ की कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक बताया, कैपिटल टीवी के जो रिपोर्टर वहाँ गए, जो टीम गई है, जो लोग बातचीत किए, वहाँ पर बताया है कि अगर वो लोग दरवाज़ा बंद नहीं करते तो ये दंगाई उनके घरों में घुस जाते। ये स्थिति थी। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सामान्य तरीके से अचानक से एक घटना घटी, अचानक से बवाल खड़ा हुआ, क्योंकि ये सारा पूर्व नियोजित था। मस्जिद और जो आसपास की दुकानें थी, उन दोनों के बीच का कनेक्शन देखिए। हिंदू मोहल्ले या हिंदू दुकानदारों का कहना है कि मुस्लिम दुकान तो पहले से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही आह्वान कर लिया था और बता दिया था कि कल बवाल होगा, तो इसलिए पहले से अपनी दुकानें बंद कर लो। और जब मस्जिद में तकरीर हुई और तकरीर के बाद लोग जब एक साथ निकले तो मस्जिद में पत्थर इकट्ठे किए गए थे, यानी कि मस्जिद से ही पेट्रोल बम लेके निकला, मस्जिद से ही पत्थर लेके निकला। और वो जो मुस्लिम मोहल्ला है, जो सामने में कुछ हिंदुओं की दुकानें हैं, मकान है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पर देखेंगे आप कि वहाँ जो मेन रोड है, मेन रोड पर तो मान लेते हैं मार्च कर रहे थे, लेकिन जो मेन रोड से हट के रेसिडेंशियल कॉलोनी है, रेसिडेंशियल इलाका है हिंदुओं का, वहाँ पर घुसने का क्या मतलब है? आखिरकार वहाँ पर ये लोग क्या करने गए थे? तोड़फोड़ करने गए थे, मारपीट करने गए थे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी चीज़ें जो इन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं हुई, वो ये थी कि पुलिस तत्काल वहाँ पहुँच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दी कि इसे रोकने के लिए जैसी भी कार्रवाई करनी है वैसे करें, और इसलिए ये बड़ा दंगा होते होते बच गया। और अब जब पुलिस की कार्रवाई तेज हो रही है तो इस पर पॉलिटिक्स भी हो रहा है। राजीव जी, कहा जा रहा है 54 की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही साथ नए पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, गिरफ्तारियां हो रही है और इसीलिए तो परेशानियां बढ़ रही है। जो अपोजिशन है उसकी परेशानियां इसलिए बढ़ रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं, सीपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि टारगेट करके मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। अब ये पूरी पॉलिटिक्स को देखिए, टारगेट करके मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। जब अपराध ही मुसलमानों ने किया है तो पकड़ा क्या हिंदुओं को जाएगा? एक समय था जब उत्तर प्रदेश में गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, तो इन्हीं लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू किया कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि सीएम योगी उत्तराखंड के हैं, राजपूत हैं, तो ये ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। उस समय ये था मेन मामला कि उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा का होने वाला था। उससे पहले इन लोगों का टारगेट था कि किसी तरह से ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया जाए, और इसीलिए ब्राह्मण कार्ड मायावती ने भी खेला, सपा ने भी खेला, कांग्रेस ने भी खेला। तो अब यही चीज़ें की जा रही है जो पहले से चल रहा था। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इन लोगों की थी, इसी के आधार पर अब ये सामने आ गए हैं। आप सामने देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है
14 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस आरोपियों की। उसके बाद राहिल पकड़े गए हैं, साहिल पकड़े गए हैं, जितने लोगों का नाम आ रहा है 54 आरोपियों में से, अगर यही लोग कॉन्स्पिरेसी ही किया था तो दूसरे पक्ष की बात कहाँ से आ जाती है? क्या कानपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा से पहले किसी मंदिर में मीटिंग हुई थी? क्या ये लोग किसी मंदिर में इकट्ठा हुए थे, या हिंदुओं ने उसके लिए एक तैयारी की थी कि जुम्मे की नमाज जब पढ़ के ये लोग निकले तो उससे पहले तैयार रहो और उसके बाद इन लोगों की मार पिटाई करो, पत्थर फेंको, गोलीबारी करो, बमबारी करो? शुरुआत कहाँ से हुई है? मस्जिद से। शुरुआत जुम्मे की नमाज के बाद से हुई है। नमाज के बाद मंदिर में तकरीर हुआ, मंदिर से सब लोग इकट्ठा होकर निकले। वहाँ पर इससे पहले ऐलान किया गया था कि सब लोग मस्जिद में आओ। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि दुकानदार जो है वो दुकान बंद क्यों करेंगे? उसके 2 रीजन था कि मुस्लिम दुकानदार सब दुकान बंद कर दो, दुकान बंद रहेगा तो उसमें तोड़फोड़ नहीं होगी, दुकान बंद रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा जो मस्जिद में इकट्ठे होंगे, क्योंकि दुकान में काम करने में अगर व्यस्त रहेंगे तो फिर मस्जिद कैसे जाएंगे, वहाँ से दंगा फसाद कैसे करेंगे? तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी और अब इस पे पॉलिटिक्स ये लोग करने लगे हैं। पॉलिटिक्स से सवाल है एक राजनीति से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि कनेक्शन बहुत सारे सामने आ रहे हैं। पीएफआई के कनेक्शन भी सामने आए, वहीं पर पहले कांग्रेस के इसके कनेक्शन सामने आए थे। कहा जा रहा है कि सपा के कनेक्शन भी है इसके साथ। बिल्कुल, इसीलिए तो ये सब बौखलाए हुए हैं। जैसे हयात हाशमी जो है, उसका फोटो आया सपा के नेता के साथ, उसका कनेक्शन आया कांग्रेस के नेताओं के साथ। तो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी किसी को समझिए, इन दोनों की राजनीति पहले से क्या रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही है। मुसलमानों की राजनीति उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस करती रही है। पहले कांग्रेस करती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी इसमें घुस आई, तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देने लगे क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। और इस बार भी जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी यही है तो इसी को वोट करते हैं। अब इससे पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, जो हयात हाशमी हो या फिर उसके जैसे दूसरे जो उस मोहल्ले के लोग हैं जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, जैसे हयात हाशमी के जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, अभी जो लिंक मिले हैं, उसमें बताया जा रहा है कि विदेश से भी फंड होता था। पीएफआई बौखलाया हुआ है, बिलबिला रहा है, परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि योगी सरकार राजस्थान की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और जहाँ जहाँ लिंक मिलेगा वो ज़मीन के अंदर से खोद के निकालेंगे। इसलिए पहले से ही सरेंडर कर दिया, भाई मेरा तो कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा था, हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है, हमें बार बार फंसाया जा रहा है। अगर हाथ नहीं था तो 3 मेंबर वो कौन से पकड़े गए, जबकि 5 मेंबर है जिसमें से 3 मेंबर पकड़े गए हैं इन्हीं के पीएफआई के। तो यही तो बात है, इसीलिए तो ये पहले से सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे तरफ जांच ना हो, हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये बोलने से नहीं होता है, सबूत सामने है कि पीएफआई का भी कनेक्शन है और जौहर फैंस एसोसिएशन है, उसको भी विदेशों से फंडिंग मिलती थी। और ये पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें ये लोग शामिल थे। और पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग को आगे बढ़ाने पनपाने में इसी सपा और कांग्रेस का हाथ है। इन लोगों ने जो पूरे एरिया में, अगर वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अवैध इमारतें हैं। जो 100 इमारतों को चिन्हित किया गया है वो 100 अब 147 इमारतें हो गई है और धीरे धीरे बढ़ेगा भी, क्योंकि वो इनेमी प्रॉपर्टी वाला भी उसमें जुड़ जाएगा और उसके साथ साथ जहाँ से पत्थर बरस रहे थे वो भी जुड़ जाएगा। अभी भी बुलडोज़र वहाँ पर मौजूद है और पत्थर हटाए जा रहे हैं। अब वो पत्थर हटाते हटाते मकान की तरफ बढ़ेंगे और जिन मकानों में ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी और जो अवैध कब्जा किया हुआ है वो सारे मकानों पर बुलडोज़र चलेगा। तो ये किया कहाँ से गया था? ये नेता और क्रिमिनल्स, ये दोनों के बीच के गठबंधन का हिस्सा था, दोनों के साठगांठ का हिस्सा था। ये अवैध निर्माण 1-2 दिन का नहीं है, ये अवैध निर्माण 5 साल के अंदर नहीं हुआ योगी की सरकार में। अवैध निर्माण हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में। अखिलेश यादव ने इन लोगों से पैसा लिया और इन लोगों को खुली छूट दे दी कि जहाँ जहाँ कब्जा करना है कब्जा कर लो। और इसलिए अखिलेश की आज ये स्थिति है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं है।
तो इन लोगों के साठ गांठ से ही ये आगे बढ़े हैं। और जब इन लोगों को लगने लगा कि अब तो पिछले 5 साल से हमारा सारा धंधा बंद है, कोई धंधा ही नहीं हो रहा है, ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किए हुए थे वो भी टूटने वाला है, अब आगे कुछ हमारा बिल्डर का काम नहीं चल रहा है, तो इन लोगों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। और उसमें एक मुद्दा मिल गया है आजकल कि जब से योगी और मोदी आए हैं तब से इन लोगों को लगने लगा है कि सारे मुद्दों की जड़ एक तरफ ले आओ और वो इस्लाम के नाम पर, अल्पसंख्यकों के साथ जाति के नाम पर भड़काना शुरू कर दो। राजीव जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अलकायदा की भी एंट्री होगी, काफ़ी धमकियां मिल रही है अलकायदा की तरफ से, का आत्मदाह की जो है धमकी मिल रही, कह रहे हैं कि सभी भगवाधारियों को एक साथ उड़ा देंगे, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, चाहे अलकायदा हो या जमीयत हो या फिर हिंदुस्तान के दूसरे इस्लामिक संगठन हो, इन लोगों की धमकियों का असर तो नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये इशारा करता है इस ओर कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी के लिए मुस्लिम तभी जिम्मेदार नहीं होंगे जबकि ये खुलकर सामने आएंगे। आखिरकार अलकायदा की इस धमकी का जवाब कितने मुसलमानों ने दिया? ये ओवैसी उछल उछल के हमेशा हर मुद्दे पे सामने आते हैं, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ओवैसी ने एक शब्द नहीं बोला इस मुद्दे पर कि ये धमकियां क्यों मिल रही है, आरएसएस को उड़ाने की धमकी क्यों दे रही है, आरएसएस के हेड क्वार्टर को, आरएसएस के ऑफिसर्स को उड़ाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, नुपुर शर्मा को के हाथ काटने की धमकी, जान मारने की धमकी क्यों जा रही है, बलात्कार की धमकी क्यों दी जा रही है। आखिरकार ये सारे मुद्दे पर जब मुस्लिम समाज के वो लोग सामने नहीं आएंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, तो फिर कैसे कहा जाएगा कि आप उसके धमकियों में शामिल नहीं हैं? फिर तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना अलकायदा की जिम्मेदारी है। एक कहा जाता है ना, मूक सहमति, जो चुप रह के हम दूसरे को सहमति दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और उसे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अब तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे मुद्दों पर प्रखर होके, मुखर होके बोलना पड़ेगा कि भाई हम अलकायदा के साथ नहीं हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं हैं, ये गलत कर रहा है, ये गलत बोल रहा है। अगर ये दंगा हुआ है तो मुसलमानों का इसमें भूमिका उनकी है। अगर मस्जिद से ये लोग गए हैं तो उन गुनाहगारों को पकड़ो और सबको जेल के अंदर डालो जिसने ये कॉन्स्पिरेसी की है। तो क्या किया जा रहा है? सब लोग सामने आ रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को पकड़ा जा रहा है, दूसरे को नहीं पकड़ा जा रहा है, टारगेट धरपकड़ हो रही है, एक कम्युनिटी को, धर्म को, ये धर्म के लोगों को बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी के तहत टारगेट किया जा रहा है। जब आप उन दंगाइयों को, आतंकियों के समर्थन में आएंगे तो आप भी वो आतंकी दंगाई ही बन जाएंगे। इसलिए अब सवाल मुसलमानों के अस्तित्व के लिए है, भारत के साथ जुड़ाव के लिए है कि अगर वो लोग ऐसे ही समर्थन करते रहे जैसे कश्मीर में समर्थन करते रहे थे, अब पूरे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि जो भी दंगा फसाद हंगामा करने वाले हैं उसके समर्थन में ये लोग आ जाते हैं। अब ये समर्थन अगर करते रहेंगे तो सबको शक की निगाह से देखा जाएगा, सबको देखा जाएगा कि तुम देश के साथ नहीं हो, भारत के साथ नहीं हो, तुम किसके साथ हो? आतंकियों के साथ, दंगाइयों के साथ, तुम भी उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी है जो धीरे धीरे सामने आएगी। जावेद, राहिल, सुफियान की रिमांड भी होगी, ये सारी जो खबरें आ रही है इसी से बौखलाहट बढ़ी हुई है। तो ये कॉन्स्पिरेसी अब धीरे धीरे सामने आएगी और अब सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों के ऊपर उठ रहा है कि ये किस तरफ है, भारत के साथ है या आतंकियों, दंगाइयों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो जांच को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है, सुबह से ही फॉरेंसिक टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच गई है, लगातार सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही है। तो वहीं ये भी अहम खबर आ रही है कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कई नामों का खुलासा हो सकता है। पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।